अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सबसे पहले अहम खबर ये है कि औरकज़ई हमला हुआ था। आपको पता है हमारे अफसरान, हमारे जवान शहीद हुए थे। औरकज़ई हमले में मुलव्विस 30 खारजी बिल आखिर अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए हैं। सिक्योरिटी ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में फितना अल खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। 7 भारतीय याफ्ता ख्वारिज हलाक हुए हैं। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सप्तान हैदर शहीद भी हुए हैं। और नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की है। इसके अलावा भी बहुत अहम कार्रवाइयाँ हुई हैं जिससे मुताल्लिक DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग का, उनकी प्रेस टॉक का हमें इंतज़ार करना होगा, जो आज 2:30 बजे, बिल्कुल 2:30 बजे ये प्रेस टॉक होगी। और डेफिनेटली बहुत से सवाल हैं और जो कि उसमें आंसर किए जाएंगे। सो दैट विल हैपन टुडे एट 2:30 इन द आफ्टरनून। अच्छा जी, ये पेशावर में होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि उधर रात गए अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका सुना गया है। तर्जुमान अफगान हुकूमत ने धमाके की तस्दीक कर दी है, लेकिन कहा है कि इसमें होने वाले नुकसानात का अभी इल्म नहीं हो सका। अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि काबुल में होने वाले धमाके में अभी तक किसी नुकसान के बारे में तफसीलात मौसूल नहीं हो सकी हैं। मकामी लोगों के मुताबिक हाउएवर धमाके के साथ फिजा में काफ़ी देर तक नामालूम जेट तैयारों की परवाजें भी जारी रही हैं। अफगान मीडिया का कहना है कि काबुल शहर में 2 धमाके सुने गए हैं। जी, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाके हुए हैं और अफगान हुकूमत और अफगान मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है। इस बारे में मज़ीद तफसील का हम इंतज़ार करेंगे। और याद रहे कि आज दोपहर 2:30 बजे DG ISPR की अहम प्रेस ब्रीफिंग भी है जिसमें बहुत से हक़ाइक़ आवाम तक पहुंचाए जाएंगे। दूसरी तरफ गजा की तरफ अब चलते हैं कि वहाँ ज़रा खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बिकॉज अमन पीस प्लान जो है वो फाइनली अमल में आ गया है और पूरी दुनिया में खुशी का एक माहौल है। वरना आपको रिलीफ, एग्जैक्टली रिलीफ इज़ द वर्ड। वरना 2 साल से जो हो रहा था और ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली इसने ख़त्म कब होना है। सो इट्स रिलीफ कि एटलीस्ट अब कुछ खास तौर पर जंगबंदी मुआहदे पर गजा के फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर, जैसा आपने बताया, दौड़ गई है। सजदा शुक्र अदा किया जा रहा है, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। फ़लस्तीनी और इसराइली आवाम की जानिब से मुआहदे का भरपूर खैर मकदम किया जा रहा है। उधर इसराइली भी इस पर खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ऑब्वियसली वो इस इंतज़ार में है कि उनके जो प्यारे कैप्टिव थे अब उनके भी वापस आने की राह जो है वो हमवार हो गई है। सो डेफिनेटली खुशियाँ बोथ साइड्स पे है। हम ज़रा फिर भी फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं यहाँ की ये बात जो है ये बिल्कुल जिस तरह प्लान किया गया है उस तरह आगे बढ़े और बीच में कोई रुकावटें ना हो। बिकॉज ये तो पीस प्लान है। पहले हमने सीज फायर वगैरह भी जो होते हुए देखा है वो एक्चुअली नहीं होते हुए देखा, बिकॉज इट वुड नेवर कम टू दैट। सो अभी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं हम सारे। अच्छा, ये काबुल से जो खबरें आ रही हैं, फिर हमारे यहाँ जो कार्रवाई का बताया जा रहा है जिसमें 30 खारजी मारे गए हैं, इसी के साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीलियाँ हैं PTI की हुकूमत में, चाहे वो वजारत आला की तब्दीली हो या उस पर वफाक का, पर्टिकुलरली वफाकी वज़ीर इत्तलात का जो इब्तदाई रद्द-ए-अमल आया, A lot is to be seen। वफाकी हुकूमत को बाहर निकालने की कोशिश करती तहरीक इंसाफ ने अपने वज़ीर आला को तो फिलहाल बाहर कर दिया है। अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, ऑल्दो गवर्नर तक उनका बताया जा रहा है कि इस्तीफ़ा पहुंचा नहीं है। हाँ, उसका क्या है? एक सेकेंड, वो कैसे गुम गया? मिल ही जाएगा अपेरेंटली, पता नहीं मिलेगा कब मिलेगा। जब ऐसी आ जाए ना इतनी इंपॉर्टेंट चीजें कि जी वो गुम गई हैं तो फिर अजीब सा लगता है कि क्या निज़ाम है जहाँ चीजें गुम रही हैं। एनीवे, पार्टी को एक नए इम्तिहान का सर्टनली सामना है, वो ये है कि नए वज़ीर आला का इंतखाब कराना है। इमरान खान ने गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी को आजमाने का फैसला किया है, मगर ये मरहला सर्टनली आसान नहीं होगा। सुहेल आफरीदी के बारे में ये तासुर है कि वो बड़े ही जाहरे मिजाज हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी बहुत सी तकारीर करते रहे हैं, बहुत से इदारों के खिलाफ उनकी कुछ आरा भी सामने आती रही हैं। साथ ही वफाकी हुकूमत जो है वो सुहेल आफरीदी के खिलाफ पूरी तरह मुज़ाहमत के मूड में नजर आ रही है और वो सुहेल आफरीदी को दहशत गर्दों के सहूलतकार की हैसियत से देख रहे हैं। अब उनका एग्जैक्टली क्या कहना है देखिए। भर दहशतगर्द इनको सहूलतकारी मिलती है जेल में बैठे हुए शख्स से जो दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है, जिसने पहले भी अपनी हुकूमत के दौरान दहशतगर्दों को वापस लाकर सेटल्ड एरियाज के अंदर बसाया। अली अमीन गंडापुर से रंजिश ये थी
कि तुम दहशतगर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे। तो ये जो सुहेल अफरीदी को लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। और मैं बहुत क्लैरिटी से बता दूं, केपी की हुकूमत को और तहरीके इंसाफ को कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं बनेगी। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि ये तो आपने सुन लिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल काबीना से खिताब में किसी जमात या शख्स का नाम तो ऑब्वियसली नहीं लिया, लेकिन साफ कहा कि क्या क्या कहा बता दें आप। उन्होंने कहा जी कि ख्वारिज के सहूलतकार भी उनके जराइम में बराबर के शरीक हैं और रियासत ने कुछ सख्त फैसले कर लिए हैं। देखिए एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, ये भी हम आपको सुनाते हैं। कराची से लेकर पेशावर तक पूरी कौम जो है वो एक इंतहाई कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ, ये आग और पानी का खेल ये अब नहीं चल सकता बिल्कुल। और वो सहूलतकार जो उनको सहूलत देते हैं, उनको ठिकाने देते हैं रहने के लिए, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक है कि किस तरह वो इन खवारिज की हमायत करते हैं और जो हमारे शहदा दिन रात अपने खून के साथ पाकिस्तान की मिट्टी की आबियारी कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि इसके ऊपर फैसला कुन अगर हम इक़दाम नहीं उठाएंगे तो कौम और अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा। अच्छा जी, बात सिर्फ वफाकी हुकूमत की मुखालफत तक महदूद नहीं है। PTI की मुश्किल ये भी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कानूनी तौर पर अपना कोई वजूद ही नहीं रखती। हाँ जी, ये बड़ा अहम, क्या मतलब? ये अहम है। तमाम जो PTI के मुंतखब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, PTI वाले कह लें, अब इनको आज़ाद करार दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने कल ही नई फहरिस्त जारी की है और PTI के हिमायत याफ्ता तमाम 93 अरकान को इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दिया है। अब वो अपनी किस्मत का फैसला खुद कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आपको बता दें कि ऑपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद जो है वो हो गई है 52, और अगर ऑपोजिशन जमातें 21-22 आज़ाद जो है अरकान को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाती हैं तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है, बदल सकती है धड़न तख्ता। बेसिकली समझ जाए it can dissolve, that's what we are saying। तख्ता और धाड़ से नीचे आ जाए बेसिकली वो तख्त समझें, सोचें आप। और वो और भी मेरे तख्ता उलट जाना, हाँ, मतलब ये भी तो एक चीज है ना, वो भी सेम है, तख्ते से उतारना, मतलब बड़ी चीजें हैं। बट एनीवे, ऑपोजिशन जी अपनी कोशिशों में लगी है ऑफ कोर्स, और ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर अबादुल्ला का कहना है कि आज़ाद अरकान जो हैं उनको खुश आमदीद कहेंगे, मतलब ऑलरेडी वो उनको वेलकम करने की भी सोच रहे हैं। वज़ीर आज़म को कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, उनका नाम है इख्तियार वली खान, इन्होंने कल वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने का ऐलान भी किया। उन्होंने PTI के नए नामजद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के बारे में कहा कि इनकी पहली शनाख्त ये है कि वो रियासत के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने दावा किया कि अली मीन गंडापुर को 2 औरतों से लड़ाई महंगी पड़ गई है। अली यमीन को हटाकर सुहेल अफरीदी को लाना ऐसा ही है कि अली यमीन बेचारा जो है वो 2 खवातीन की लड़ाई में मारा जा रहा है। मेरे ज़ाती कोई बेर नहीं है जो नए नामजद वज़ीर आला साहब है सुहेल अफरीदी साहब, लेकिन उनका जो उनका शनाख्ती कार्ड है, जो उनकी शनाख्त है, वो यही है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, वो रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की बात बड़े ज़ोर से करते हैं, वो गाली देने में बड़ी महारत रखते हैं, और ख़वातीन अरकान असम्बली को गालियाँ देने में उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम किया हुआ है। तहरीक इंसाफ भी अब हालात को भांप रही है। उसे खदशा है कि नए वज़ीर आला के इंतखाब का मामला उलझ सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि बानी PTI का कहना है कि वज़ीर आला की तब्दीली आईनी अमल है, किसी ने रुकावट डाली तो एहतजाज करेंगे। चीफ मिनिस्टर तब्दील होते रहते हैं, ये एक आईनी प्रोसेस है, लेकिन अगर किसी ने मुदाखलत इसमें करने की कोशिश की या इसमें देर करने की कोशिश की तो फिर हम भरपूर एहतजाज करेंगे। उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो इमीडिएटली, जो डेजिग्नेट चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपनी सारी कार्रवाई पूरी करें और जल्द से जल्द अपना ओहदा संभालें।
अच्छा, ये भी एक अजीबोगरीब बात है ना, जिसकी हम पहले जिक्र कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े के बारे में भी अभी तक बहुत कुछ कहा जा रहा है और गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा अभी तक उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक नहीं पहुंचा और ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि अली अमीन को बदस्तूर वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठने की ऑफर्स हो रही हैं, मगर गंडापुर साफ कह रहे हैं कि ऐसी कोई पेशकश हुई भी तो कबूल नहीं करेंगे। सुना है आपको दोबारा भी ऑफर की गई है कि आप कंटिन्यू रख सकते हैं अगर आप चाहें तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे वैसे अगर ऑफर दोबारा आएगी भी सही तो मैं करूंगा भी नहीं। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने खान साहब को ये पैगाम भेज दिया है और मैंने उनको बताया है कि अब खान मुझे कहे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो आपको और कोई पार्टी की पोजीशन वगैरह? नहीं, फिलहाल तो मैं एज अ वर्कर काम करना चाहता हूँ और मैं कोई पार्टी की पोजीशन भी इस वक्त पे, हाँ एज अ वर्कर जो मेरी जिम्मेदारी है मैं पूरी करूंगा। पार्टी पोजीशन मैं इस वक्त बिल्कुल नहीं लूंगा कोई भी। अली अमीन गंडापुर को क्यों हटाया गया? इस वक्त जितने मुंह हैं उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन एक बात सर्टनली वाज़ेह है कि पीटीआई नए वज़ीर आला का इंतखाब करने में कामयाब हो जाती है तब भी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बज़ाहिर कम होती दिखाई नहीं दे रही। अली अमीन गंडापुर पौने 2 साल से पार्टी में बज़ाहिर हर हद तक गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आने वाले वज़ीर आला ऐसा क्या कर लेंगे कि अली अमीन गंडापुर की जो कसर रह गई थी वो पूरी हो जाए। सो हो सकता है उनकी याद आए उनके जाने के बाद। अपनी तरफ से डाला वो है ना, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। सो वी नेवर नो, सो एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन अच्छा जाहिर है वो जितने मुंह ना उतनी बातें और जितने मुंह उतने तज्जिए भी हमारे यहाँ होते हैं। ये भी होता है ना। तो बाज़ लोगों का तज्जिया ये है, बाज़ की राय है कि ये बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा, इलेक्शन हुआ तो कोई ऑपोजिशन नहीं सामने आएगी सुहेल आफरीदी साहब की, उसके बाद हाँ हो सकता है कोई मुश्किलात हो जाएं और उनकी पॉलिसी क्या होगी रियासत और वफाकी हुकूमत के साथ, इस पर भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी कंसंट्रेशन नागुज़ीर हो चुकी है, अब वो समहाउ आएंगे ही आएंगे। वो जिस तरह जुलूस और एहतजाज लेकर आते रहे हैं पहले अली अमीन, क्या इस मर्तबा ये आएंगे या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में शो ऑफ पावर करेंगे? मतलब फिर तो बहुत सारी बातें, तो यही लग रहा है ना कि फिगर हेड इज चेंजिंग बट बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही चलेंगी। बट लेट्स सी क्या होता है। इबादुल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं, अपोजिशन लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा में। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला है। इबादुल्लाह साहब, अली अमीन गंडापुर ने अपने इस्तीफे में ऑपोजिशन अरकान का भी शुक्रिया अदा किया है। जाहिर है वो आपके मुखालिफ थे लेकिन कोलीग भी थे आपके, तो बतौर वज़ीर आला उनकी परफॉर्मेंस क्या इतनी ख़राब थी कि वो अपनी कुर्सी ना बचा पाए या कोई और वजह थी? आपके पास क्या इंसाइट है, आपको क्या लगता है? शुक्रिया आपका जो क्वेश्चन है, पहले जो उसने शुक्रिया अदा किए तो मैं भी मशकूर हूँ। और आपको याद होगा कि जब सीम का इलेक्शन हमने कंटेस्ट किया तो मैंने ज़बरदस्त जेस्चर दिया था कि हम आपके साथ रहेंगे, फेडरल गवर्नमेंट और आपके दरमियान ब्रिज का रोल भी अदा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती रही कि पौने 2 साल उसने कैदी 804 के अलावा कोई बात ही नहीं की। कभी इस्लामाबाद कब्ज़ा कर रहे थे, कभी लाहौर कब्ज़ा कर रहे थे। करप्शन की भरमार थी, जो गवर्नेंस थी वो सबको पता है। जो लाइन आर्डर सिचुएशन अभी 90% पख्तूनख्वा में मगरिब के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ दिस प्रोविंस हम तंग आ चुके थे कि इस अजाब से ये सूबा निकला है, इस सूबे का क्या कसूर है, इस अजाब से निकलना चाहिए। तो फिर तो हम खुल के बोल रहे थे हर वक्त, चाहे बजट हो चाहे जो भी हो, एक्सपोज करते रहे और ये अपोजिशन की ड्यूटी हुई। अच्छा सर, अब अली अमीन साहब का तो चैप्टर बंद होने जा रहा है। सूबाई असम्बली की अक्सरियती जमात नया वज़ीर आला नामज़द कर चुकी है, एटलीस्ट नाम सामने आ चुका है। तो क्या उन्हें अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आला लाने की मुकम्मल आज़ादी होगी? देंगे आप लोग या कोशिश करेंगे कि चूँकि आज़ाद अरकान हैं अब सारे मौके से फ़ायदा उठाएँ और आप अपना वज़ीर आला लाने की कोशिश करें? कुछ इरादा है ऐसा? एक तो ये मैं आपके व्यूअर्स को बताता चलो कि ये जो कैदी 804 है तो रिपीटेडली ये पख्तूनख्वा के साथ जो जुल्म कर रहा है, तो मैं हैरान हूँ कि पख्तूनख्वा के लोग तो बार बार उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो जवाबन क्या कर रहे हैं। जिसको बिठाते हैं वो करप्शन का बरमार 2 नंबरी करके फिर एंड में कहते हैं कि ये बंदा 2 नंबर तक ठीक नहीं था। ये हम गंडापुर से तंग थे कि उसकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, करप्शन बहुत बढ़ चुकी थी, परफॉर्मेंस नहीं थी, हर डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क किया था। लेकिन अभी सोने पर सुहागा जिसको नॉमिनेट किया है तो वो इससे पहले कभी काउंसलर भी नहीं रहा। तो उस जैसे बंदे को लगाना, ये सूबा उसके हवाले करना और मंतक ये देना कि हम एक वर्कर को लगा रहे हैं,
ये तजर्बा इस खान ने किया था, पंजाब में बुजदार लगाया था तो पंजाब का 4 साल में बेड़ा गर्क किया था। अभी इधर बदकिस्मती ये है कि इस सूबा बुजदार प्लस के हवाले कर रहा है, और यही सूबा बहुत क्रिटिकल सूबा है आजकल के जो हालात है, जो मिलिटेंसी को आप देखें, जो बाकी इशूज़ है, तो इन हालात में बुजदार प्लस के हवाले करना इस सूबे को, तो ये इस सूबे के अवाम के साथ बहुत जुल्म ये कैदी 804 कर रहा है। अच्छा, फाइनली ये भी बताइएगा कि अगर ऑपोजिशन ने नाकोशिश की या नाकामयाब हो सके तो फिर सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बन के आ जाएंगे, और तासुर ये है कि वो इमरान खान के हुक्म पर जिस तरह की हार्ड लाइन लेकर आएंगे, ये रियासत से टकराव की पॉलिसी होगी। सो दिस इज़ बीइंग फोरसीन। ऐसी सूरत में निज़ाम चलने का चांस क्या नज़र आता है आपको, और क्या सूबे में फिर हुकूमत के साथ सिस्टम को भी ख़तरा होगा? एक ये है, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये मैं देख रहा हूँ कि जो लास्ट इसके 13 साल से जो गवर्नमेंट है, ये 3rd टर्म है गवर्नमेंट की, तो इमरान के 4 साल निकाल कर 8 साल इसने जो गुजारे हैं, तो मरकज़ और सूबे के दरमियान वो जो टसल रही है उससे ज़्यादा बर्बादी हुई। तो कोई इस तरह सीनियर स्लॉट भी उसके साथ है, कोई लोग कई दफ़ा वज़ीर रह चुके हैं, कई दफ़ा MPAs रह चुके हैं जो चलाना जानते हैं गवर्नमेंट को, तो वो लोग छोड़कर और एक इस तरह बनने को लगाना, तो मेरे ख़्याल में जो दीवार से इस सूबे को लगाया है, जो रिवर्स गियर इस सूबे ने लगाया, बाकी सूबे आगे जा रही है और पख्तूनख्वा पीछे जा रही है, तो वो और स्पीड अप हो जाएगा। क्योंकि जिस बंदे को नॉमिनेट किया है, हमने देखा, आप लोगों ने देखा कि वो इससे सीम रहा चंद महीनों के लिए, तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उस डिपार्टमेंट की क्या परफॉर्मेंस रही, वो बंदा किस स्टाइल का है, जिस तरह बात करते हैं वो किस मैच्योरिटी का नाम है। तो मैं तो हैरान परेशान हूँ कि खान क्यों ये जुल्म कर रहा है पख्तूनों के साथ, इस सूबे के साथ। अल्लाह ताला हमारे लोगों को भी अक़ल दे, अल्लाह ताला इन पर रहम भी करे, ताकि ये कैदी के नामिनेशन है। ये तो एक अफसोस की बात ये है कि एक कन्विक्टेड कैदी हमारे सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव का फैसला कर रही है, ये भी अफसोस की बात। ठीक है, शुक्रिया आपका इबादुल्ला खान साहब। अभी हमारे साथ हैं नादिया सबोही, हमारी साथी हैं, पेशावर से हमें ज्वाइन करिए। नादिया, बताइएगा क्या लगता है, आसानी से इलेक्शन हो जाएगा, सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे, फिर बाद में चलें जो हो वो तो हो, या फिर बिला मुकाबला होंगे, या अपोजिशन अपना उम्मीदवार लाएगी? अब तो कल के फैसले के बाद तमाम अरकान आज़ाद हैं और मूड भी अभी आपको समझ आ ही गया होगा। इबादुल्ला खान साहब से अभी हमारी बात हुई है, आपने सुनी है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा जो है वो भी एक मुअम्मा बना हुआ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इनकारी हैं कि उनको इस्तीफ़ा मिल गया। सबसे पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इस्तीफ़ा नहीं मिला उनको बकौल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के। अब दूसरी इसकी भी वैसे नादिया चलते चलते इसकी भी कोई बैकग्राउंड बता दें कि ये कैसे होता है कि कोई भेजे इस्तीफ़ा, पब्लिक हुआ है, डिस्कशंस हो रही हैं, उस पर प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन गवर्नर साहब को नहीं पहुँचा। प्रोसीजर क्या होता है, इसमें किस तरह जाता है ये? इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इस्तीफ़ा जो गया है, वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद गवर्नर हाउस उन्होंने भिजवाया है, तो बाकायदा तौर पे जो हमारी इतलात के मुताबिक साइन लिए गए हैं जो रिसीविंग के हैं। लेकिन हमेशा से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, चूँकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं वो दोनों एक ही इलाके के हैं। इन पर बहुत सारी ऐसी बातें भी होती रहीं कि बज़ाहिर तो ये आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात भी देते हैं, एक दूसरे को टफ़ टाइम भी देते हैं, लेकिन अंदर खाने इनकी दोस्ती भी है। ये एक हमेशा से एक बहस रही है। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जब भी वज़ीर आला सेक्रेटरी से कुछ भी गया है तो उन्होंने किसी भी समरी, चाहे वो मुशीर को बदलना है, किसी वज़ीर को बदलना है, या किसी भी हवाले से जो भी समरी गई है, तो उन्होंने कभी भी आसानी से उस पर दस्तखत नहीं किए। अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से जब हमने इसी हवाले से बात की, उनसे उसी इस्तीफ़े के लिए जैसे इस्तीफ़ा मिला उनके पास गए भी, यहाँ से मैं ख़ुद गई, उनसे बात की कि अभी भी आप वही करने जा रहे हैं, तो वो बहुत जिसको कहते हैं एक मुस्कुराना होता है, एक हंसना होता है, वो हंसे और उन्हें हंस के कहकर लगा के कहा कि मैं तो इसको देखूंगा, अगर इसमें कोई आईनी या कानूनी हुक्म हुआ तो मैं इसको रोकूंगा और इसको चेक करके इसको दोबारा वापस भेजूंगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है। ये जो बात शुरू हो गई है ऑलरेडी, जो पहली लाइन है इस्तीफे की नादिया, जिसमें लिखा है कि मैं अपने लीडर इमरान खान के कहने पे इस्तीफा दे रहा हूँ, मतलब बातें जब होना शुरू हो तो ये भी बात शुरू हो गई ऑलरेडी। कहीं से मैंने सुनी है कि जनाब ये तो फिर अपनी मर्जी से नहीं दे रहे, ये तो किसी के प्रेशर में या दबाव में दे रहे हैं, और इमरान खान के अगर दे रहे हैं तो वो तो पहले ही कन्विक्टेड है, नाअहल हैं। देखिए, इसमें गुज़िश्ता रात एक बयान था CM का, अली अमीन गंडापुर का,
चूँकि अली अमीन गंडापुर को पहले ही बड़ा टफ टाइम मिला हुआ था, पार्टी में बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, ये बहुत जब से हुकूमत आई है तो पीटीआई जो है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, अंदरूनी जो मामलात हैं उनके इतने अच्छे नहीं हैं। गुज़िश्ता रात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ये बयान कि मुझे बानी पीटीआई ने कहा इस्तीफ़ा दे दें, मैंने उनके कहने पर इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उसके साथ उनका जो दूसरा बयान है उसी सॉर्ट में है, उसी इंटरव्यू में है कि अब अगर मुझे इमरान खान साहब ने कहा, बानी पीटीआई ने कहा कि आप वापस आ जाएं या फिर कोई और ओहदा देते हैं तो मैं नहीं लूँगा। तो ये बड़ा क्लियर हो गया है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस पर खुश नहीं है, लेकिन वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक यही बयान दे रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि मुझे बानी पीटीआई ने हिदायत की थी, लेकिन हमने अक्सर ये देखा है कि अगर कोई भी पार्टी का वज़ीर होता है और जब वो उसको हटाया जाता है तो उसका ये बयान होता है कि मुझे हटा दिया गया है, मैं खुश हूँ, मुझे बानी पीटीआई दोबारा कहेंगे और अंदर से हुक्मनामे आते हैं, हिदायत आती है तो फिर मैं दोबारा वो काम करने के लिए तैयार हूं। ऑपोजिशन कोई वज़ीर आला का उम्मीदवार लाएगी अगर आगे इलेक्शन तक बात पहुंची? अभी तो चलें इस्तीफे का मामला तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऑपोजिशन का क्या इरादा है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जब से बनी है इसमें हमेशा से कोई ना कोई ट्विस्ट ही हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ फ़ैसलों में अंदर जो कार्रवाई होती है उसमें। अब ये देखिए कि जो मखसूस नशिस्तें थी वो इनको मिल गई थी, हमारी जो अपोजिशन जमातों को। पहले जो अपोजिशन थी कमज़ोर थी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, अब चूँकि अक़लियती नशिस्तें हैं और जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें, तो इनके पास 52 नशिस्तें हो गई मजमूई तौर पर, तो इनको भी ज़्यादा तादाद में अरकान मिल गए हैं, एक ये चीज़ है। दूसरी जो है, कल जो आज़ाद इनको करार दे दिया गया है, डिक्लेयर किया गया है और फहरिस्त बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने जारी की है, तो अब इनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और यही आज़ाद जो उम्मीदवार हैं जो कि बज़ाहिर पीटीआई के थे, चूँकि आपस में इनकी भी ग्रुपबंदी हुई हुई है, इनके अंदर भी इख्तलाफात हैं, तो अभी जो अपोजिशन है वो इसका यकीनन फ़ायदा उठाएगी। और अपोजिशन की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, उन्होंने पहले ही दिन से कहा है कि वो मुतहरिक हो चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, अपना उम्मीदवार लाएंगे। उसमें अब एक चीज़ है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े जो है वो 18 जो उनके अरकान हैं उनके साथ ज़्यादा उनकी सबसे जो मेजॉरिटी जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम की है। अच्छा, मुख्तसरन से भी बता दें, पीटीआई का अपना नंबर इंटैक्ट है आज़ाद हैसियत होने के बावजूद, या कुछ इधर उधर होने का चांस है किसी का? देखिए, अभी तक तो एक अवाम की बात कर लें, फिर आपस में पार्टी में जो अंदर चल रहा है, लेकिन पीटीआई की कोशिश होगी, कल वज़ीर आला ने भी बात की अली अमीन गंडापुर ने, कि किसी तौर पर भी हम यहाँ पर अपनी हुकूमत ख़त्म नहीं करने देंगे। और अपना वज़ीर आला जो सुहेल अफरीदी है, बाकायदा उन्होंने एतमाद में लिया है और कहा है कि मैं इसके हक में हूँ सुहेल अफरीदी के, और इसके साथ ही हमारा कोई दरार नहीं है आज तक, जो रेफरेंसेस थे वो भी मतलब नंबर उनके पूरे। ओके, हम ले रहे हैं। थैंक यू नादिया फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन, और ऑफ कोर्स जो भी अपडेट्स होंगी आपको बताइए, हमने आपको बताना है। वी आर टेकिंग अ ब्रेक, और आज है जी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, तो उसके हवाले से हमने बात करनी है आफ्टर दिस ब्रेक। अच्छा, वेलकम बैक। बड़े अच्छा मसले हैं इस मामले को लेकर। कौन से वाला मामला? ये जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है आज। अच्छा, ओवर द इयर्स हमने आपको एटलीस्ट ये तो बता दिया है कि मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट हो तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है, मतलब दे आर को रिलेटेड टू ईच अदर। तो आज इसका दिन है जहनी सेहत से मुतालिक आगाही का दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इस बार थीम रखा गया है कुदरती और इंसान की पैदा की हुई आफात से मुतासरा लोगों की जहनी सेहत की बहाली। मतलब इंसान की पैदा की हुई आफात, अब देख लें जंगे और नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं, जो कि हम इस वक्त देख रहे हैं, सैलाब और तो उसमें जो आपकी मेंटल स्टेट मुतासर होती है, उससे बहाली कैसे हो। मतलब हम यहाँ अपने मसलों के लिए परेशान होते हैं, और जाहिर है हमारे अपने जो भी इंसान जिस भी कैफियत से गुजर रहा होता है उसके लिए वो सीरियस ही होता है। लेकिन आप सोचिए कि जो गज़ा में रहने वालों की इस वक्त जहनी कैफियत होगी, या जिनका सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया, मतलब जिस ट्रॉमा से ये लोग गुजर रहे होंगे, तो अंदाज़ा करें एंड दैट हाउ टू डील विद इट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके ऑब्वियसली असरात भी होते हैं, इससे किस तरह निकलना है, किस तरह अपने आप को फोकस रखना है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ भी जहनी सेहत वैसे भी कभी ऑब्वियसली इट वॉज नेवर रियली प्रायोरिटी, तरजीह कभी नहीं दी गई। लिटरली कुछ सालों में मुझे लगता है कि हम लोगों की भी एक बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के तहत मिलकर मुहिम चलने के बाद
फर्क पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, इस पे लोग बात करना स्टार्ट हो गए हैं। टुडे ऑल्सो वी हैव इनवाइटेड समबडी जिससे हम बात करेंगे, और सेहत की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं निदा खोड़ो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। बताइएगा, ज़ाहिर है हम लोग तो अपनी कोशिश करते रहते हैं, बात करते हैं, ये भी कोशिश होती है कि लोग इस सिलसिले में गुफ्तगू करें, किसी प्रोफेशनल हेल्प से मदद ले लें। जिस्मानी सेहत की तरह ज़ाहिर है ज़हनी सेहत की जो अहमियत है अब एटलीस्ट दुनिया को तो मालूम है, पाकिस्तान में इसको समझाने की कोशिश चल रही है और बहुत से लोग समझ भी रहे हैं। आप समझती हैं कि आवाम को जितनी आगाही होनी चाहिए वो है या और कुछ करने की ज़रूरत है? Where do you see it right now? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों ने मुझे इस बहुत ही अहम मौजू के ऊपर मुझे प्रोग्राम में शामिल किया है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। देखिए जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि पाकिस्तान जो है एक गहरी मेंटल क्राइसिस का सामना कर रहा है। हर 4 में से एक पाकिस्तानी कम से कम अपनी ज़िंदगी में मेंटल हेल्थ का मसला फेस करता है और तकरीबन 90% लोगों को मदद तक नहीं पहुंचती। और इसकी वजह क्या है? एक तो स्टिग्मा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी बहुत सर्विसेज की कमी। लगभग 5% लोग असल में समझते हैं कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली होता क्या है। लोग अक्सर समझते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है उसका जो मसाइल होते हैं वो जादू टोना है या तन्हाई की वजह से है या अल्लाह ताला की तरफ से कोई सजा है। हर 5.5 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल है और बच्चों के लिए तो लगभग ऑलमोस्ट हार्डली अवेलेबल होते हैं। अब जैसे कि आपने सवाल पूछा हम कि मेंटल हेल्थ का अब अवेयरनेस फैल रहा है। जी बिल्कुल अवेयरनेस फैल रही है। पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि लोगों का जो नजरिया है वो मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा सा तब्दील हो रहा है। लोग अब समझने लगे हैं कि ज़हनी सेहत भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी की जिस्मानी सेहत। एंड आई थिंक ये तब्दीली जो है बहुत ही पॉजिटिव है। लोग खुलकर अब इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मदद ले रहे हैं और दूसरों का साथ भी दे रहे हैं। एंड आई थिंक ये हुकूमत के लिए भी बहुत ही एक अच्छा मौका है कि हम इन सर्विसेज को और मजबूत करें। जी निदा साहिबा, इसी पे हम खत्म करें और मेंटल हेल्थ सपोर्ट सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाएं। जी निदा साहिबा, बल्कि हम यही सवाल भी आपसे करना चाह रहे हैं बिकॉज थीम भी कुछ ऐसा है जिसमें मैन मेड डिजास्टर्स की बात हो रही है, जिस तरह वॉर्स वगैरह होती हैं, और नेचुरल डिजास्टर्स की बात हो रही है। नाउ पाकिस्तान हैज़ गॉन थ्रू द वर्स्ट समर मानसून और फ्लड्स, ये सब कुछ हमने देखा है जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड। अब जहाँ मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, ऑफ कोर्स जो लोग अवेयर होते हैं उनको पता होता है कि अपना किस तरह ख्याल करना है, आउटसाइड हेल्प भी ले लेंगे, थेरेपी भी करवा लेंगे, बहुत सी चीज़ें ऑप्शंस हैं। व्हाट अबाउट दोज डिस्प्लेस्ड पीपल्स जो लिटरली टेंटों में रह रहे हैं, कैंप्स में रह रहे हैं, जिनके घर चले गए हैं, मतलब द ट्रॉमा दैट दे आर फेसिंग, कलेक्टिवली उनके लिए भी तो कुछ करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल आपका ये बहुत ही अहम एक पॉइंट है। और यस, हुकूमत को मेंटल हेल्थ को संजीदगी से लेने की बहुत ज़रूरत है। अब स्पेशली जो लोग डिस्प्लेसमेंट हैं, जैसे हमने पहले बात की कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं या कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, तो दीज पीपल आर मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड उनको हमें अप्रोच करना चाहिए और उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। और हुकूमत भी आई थिंक अब इस मामले को बहुत संजीदगी से ले रही है। हमने कम से कम सिंध में मेंटल हेल्थ को अपने हेल्थ सिस्टम का एक हिस्सा बनाने जा रहे हैं, बनाया हुआ है और उसे हम अलग नहीं समझते। जैसे मिसाल के तौर पे जब फ्लड्स में 22 के फ्लड्स में हमने सिंध में सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विस एंड तस्कीन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए मिलकर हमने हेल्पलाइंस शुरू की। हमने डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी है ताकि वो लोगों में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की जो सिम्टम्स होते हैं उनको पहचानें और उनकी मदद करें। हमने मेंटल हेल्थ को लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम में भी शामिल किया है ताकि जो भी लेडी हेल्थ वर्कर हो या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हो, इस बारे में अच्छी तरह उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि इस तरह हम इंश्योर कर सकें कि मदद
सब तक पहुंचनी चाहिए। अभी भी मैं समझती हूँ कि बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन हमारा अच्छा निदा साहबा, ये तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्लड्स में और आप बता रहे हैं कि जो मुतासरा लोग हैं, मुतासरा इलाके हैं, वहाँ पे क्या कुछ किया जा रहा है। ज़ाहिर है ये तो बहुत ही कम है जो किया जाना चाहिए उसकी निस्बत, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म करना चाहिए। जी, हमें लॉन्ग टर्म भी तो कुछ सोचना है, बिकॉज हमारी सोसाइटी के मसले, हम आज ये बात कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी का एक मसला रेडिकलाइजेशन भी है, हमें मजहबी जुनूनियत का भी सामना है, हमें सियासी जुनूनियत का भी सामना है। तो हम स्कूलों की सतह पे, मतलब जो बच्चे जो कच्चे जहन हैं उनकी नशोनुमा के लिए सरकारी स्कूलों की सतह पे कुछ मेंटरिंग का, कुछ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का, कुछ गाइडेंस का कुछ प्लान ला सकते हैं कि हमारे यहाँ ज़रा एक बेहतर नस्ल देखें, हम आगे जहनी तौर पर मजबूत देखें और ये तमाम पहलू जिनका हमने जिक्र किया है वो ना ऐड करें निदा साहिबा, यंग लोगों को ये पता हो कि देयर इज असिस्टेंस अवेलेबल देयर, यानी अगर इफ वी आर गोइंग थ्रू समथिंग तो एक वो नेचुरल और नॉर्मल हो जाए, किसी से बात करना, किसी से अपने आप को काउंसिल करवाना। जी बिल्कुल, टोटली एग्री विथ यू। इसके मुतालिक सिंध की जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर अजरा पिच्चू साहिबा, उन्होंने पाकिस्तान मेंटल हेल्थ कोलिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट को इंडोर्स किया है, जो बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा हम ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के कोलैबोरेशन के साथ कंसल्टेटिव स्टेक होल्डर्स के साथ भी डिफरेंट मीटिंग्स कर चुके हैं, जहां मुख्तलिफ इलाकों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी हिस्सा लिया है। हम चाहते हैं कि सिंध इन मीटिंग्स में एक्चुअली सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने भी मिनिमम सर्विस डिलीवरी का स्टैंडर्ड्स बनाने का काम शुरू किया। मिनिमम डिलीवरी सर्विस स्टैंडर्ड्स से मुतालिक मेरे के जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि पेशेंट प्रिवेसी हो गई या सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर्स हो गए या जो भी मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। हमने सुसाइड प्रिवेंशन, मिनिस्टर साहिबा ने सुसाइड प्रिवेंशन, जो यूथ आजकल they're very weak and vulnerable and परेशानियां हैंडल नहीं कर सकते, so a lot of them tend to go towards suicide. So हमने suicide prevention guidelines भी डेवलप करने में हिस्सा लिया है, जो ये पूरे प्रोविंस में इट्स अ गुड थिंग कि बहुत से मेजर्स हैं आपके निदा साहिबा, एंड इट इज़ गुड टू नो कि हुकूमती सतह पे भी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दी जा रही है और कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ यही इम्प्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच निदा साहिबा फॉर बीइंग विद अस। हम यहाँ कहेंगे कि इसको इतना स्टिग्मा ना बनाएं। अगर आपको कुछ हैं टेंशन्स, कुछ इश्यूज हैं, या फिर आप जानते हैं किसी को हैं, टॉक अबाउट इट। एटलीस्ट एक ये जो एक लग जाता है ना कि जी हम बात भी नहीं कर सकते और कितनी वीकनेस है, किसको बताएं, फिनिश दैट। अच्छा, और बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों की एडिक्शन होती है, जैसे और मतलब मुख्तलिफ एडिक्शंस जो आपकी ज़िंदगियों को मुतासर करती हैं, उनके खात्मे के लिए भी आप एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से राब्ता कर सकते हैं। इट हेल्प्स, और करें, और करें तो इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी इससे अफेक्ट हो, सो व्हाई नॉट सीक हेल्प एंड मैनेज इट। अच्छा जी, थिंक अबाउट दैट, क्योंकि आज दिन भी मनाया जा रहा है। इन द मीन टाइम वी विल टेक अ ब्रेक। भाई ये नौलखा वाली टर्म तो आपने सुनी होगी ना, तो गाने भी सुने होंगे, लेकिन जितना ग्रैंड साउंड करता है ना नौलखा हार, वो इतनी कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रही और वैल्यू भी नहीं। 9 लाख का हार अगर आप बनाने जाएंगे तो उसका वजन होगा सिर्फ ऑलमोस्ट 2 तोले। अब उसमें क्या ही हार बनेगा, आप ये सोच लीजिए। अबाउट दैट नहीं, अच्छी चीज़ है, लेकिन कहने का मतलब है कि दिस इज़ द रियलिटी। और आज का रेट देखें तो आपको पता है कि पता चली जाएगा कि नौलखा क्यों इतना वैल्यूबल नहीं रहा। चलें जी, 4,25,000 से ऑलमोस्ट तजावुज कर चुका है सोने की फी तोला कीमत या इसका रेट, और गुज़श्ता कई सालों की ये बुलंद तरीन सतह है। और वजह क्या है? इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना महंगा होता जा रहा है, बहुत से मुल्कों का रिजर्व भी बढ़ रहा है। बाय द वे, लेकिन ये ज़रूर है, आपको बता दें कि तारीख में पहली बार हुआ है कि इसकी कीमत जो है वो $4,000 फी आउंस से बढ़ चुकी है। सो दिस इज़ अ फर्स्ट, और एक्सपर्ट बताते हैं कि ये बढ़ती चली जाएगी। तो जिसने सोना लिया हो, पहले से रखा हो, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जिसने तो लेना हो, क्या वो ले या ना ले? अच्छा जी, एहसन मेहंती साहब हैं हमारे पास, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया मेहंती साहब। सर, सोने की कीमत जिस तरह बढ़ रही है, इसकी बुनियादी वजह एक तो ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या ऐसा इंटरनेशनली हो रहा है कि सोने की कीमत इतनी बढ़ गई?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इंटरनेशनल ऑयल गोल्ड प्राइसेस जो है जिसके अंदर इजाफा देखा जा रहा है, $4,000 को भी वो क्रॉस कर गया, उसका जो है बुनियादी रीजन ये है कि यूएस के इंटरेस्ट रेट जो हैं वो इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं कि वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड कुछ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है, यूएस के अपने में जो मामलात हैं जिसमें यूएस डॉलर भी जो है वीक हो रहा है, आई थिंक वो एक बुनियादी रीजन है जिसकी वजह से लोग सेफ हेवन जो है गोल्ड की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आप स्पेशली देखें तो रुपी स्टेबल है, बट चूंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर का जो रुझान है वो इसी बेसिस पर गोल्ड की तरफ माइल हो रहा है कि गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ रही हैं। यूएस की इकोनॉमी जो है उसके अंदर अपना टर्मोइल है जिसका इम्पैक्ट जो है वो हमें यूएस करेंसी पे नजर आ रहा है जो वीक हो रही है, और फिर जाहिर है हमें नजर आ रहा है कि गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो रिकॉर्ड हाई की तरफ अपना रुख कर चुकी हैं। अच्छा एहसन साहब, इन द पास्ट अगर हम देखें और अभी भी एक्चुअली पाकिस्तान में सोने को सेविंग के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अब इसे एक सीरियस इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया जा रहा है। तो सुना है कि रियल एस्टेट और फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले अब स्टॉक्स और सोने की तरफ आ चुके हैं। क्या ऐसा ही आप भी देख रहे हैं कि यही ट्रेंड एक्चुअली चल रहा है? बिल्कुल, अब जो ये डायरेक्शन है वो यही है कि स्टॉक मार्केट्स, चूंकि इस वक्त हमें कुछ मराइल से तय करना है, IMF स्टॉक्स को डील करना है, जिसकी वजह से जो है वो स्टॉक मार्केट कुछ प्रेशर के अंदर है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें तो जो गोल्ड प्राइसेस हैं उसके अंदर बतदरीज जो है इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते हुए इजाफा देखा जा रहा है। रुपये की अपनी एक अनसर्टेनिटी रहेगी क्योंकि IMF की टॉक्स इस वक्त जो है ऑन गोइंग है, और उसका इम्पैक्ट जो है हम देख रहे हैं कि रुपये की इंस्टेबिलिटी पर नजर आ रहा है। लेकिन जाहिर है इसी सिचुएशन को देखते हुए गोल्ड जो है वो एक सेफ हेवन एसेट है, और जो है वो इस वक्त बिल्टअप हो रहा है, उसका लोकली भी हो रहा है, इंटरनेशनली भी हो रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो यूएस इकोनॉमी है उसके अंदर अपने टर्मोइल्स हैं, जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, और फिर इस वक्त जो हमने टैरिफ की वरीज देखी थी, यूएस यूरोपियन यूनियन की तनाज़ात हैं टैरिफ को लेकर, आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे मुश्ताइल रीजन है जिसकी वजह से हमें गोल्ड की प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ते हुए नजर आ रही है, और लोकली जो है इसकी पोजीशंस बिल्टअप हो रही हैं और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट सोने में बढ़ रहा है, डिमांड और सप्लाई का कानून तो कहता है कि सोना अगर और लेंगे लोग तो और महंगा होगा। आपके ख्याल में सोने की कीमत कहाँ तक जा सकती है? इनिशियली हमारा टारगेट $4,000 का था अनाउंस का, और आई थिंक कि वो मोरलेस जो है हमें पूरा होते हुए जो है वो नजर आ चुका है। अब ये कि गोइंग फॉरवर्ड जो है चूंकि बुलिशनेस इस वक्त देखी जा रही है, और ये जो यूएस जो गवर्नमेंट शट डाउन है बेसिकली ये इसका बुनियादी रीजन है, और आई थिंक कि ये जो हमें जो है जिस तरह से इसकी रेजोल्यूशन नजर आएगी तो हम देखेंगे कि गोल्ड प्राइसेस के अंदर कुछ कमी देखी जा सकती है इंटरनेशनली। लेकिन जो टारगेट्स थे गोल्ड के $4,000 पर आउंस वो क्रॉस हो चुका है, और आई थिंक कि जो लोकली भी जो प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाई गोल्ड की चल रही हैं, और जब तक ये यूएस के अपने तनाज़ात चलते रहेंगे जब तक हमें इसकी अनसर्टेनिटी नजर आएगी और गोल्ड प्राइसेस के अंदर इजाफा नजर आएगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया एहसन मेहंदती, कमोडिटीज एक्सपर्ट। तो चले, अब जो सवाल थे आपके वो उन्होंने डिस्क्लेमर, लेकिन आपने कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट का फैसला करना है आप अपनी रिसर्च और अपनी सोच के मुताबिक कीजिएगा, हमारी किसी भी गुफ्तगू से मुतासर ना हो। फॉर दैट मैटर किसी की भी, यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। पूरी दुनिया इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ उठ खड़ी हुई। फ़लस्तीनियों को निस्तो नाबूद करने और ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखने वाले नेतन्याहू को आखिरकार घुटने टेकने पड़े हैं। हमास और इसराइल ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। गजा अमन मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया में खुशी का एक माहौल है, ख़ास तौर पर जंग बंदी मुआहदे पर गजा के फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, और सजदा शुक्र कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। इसराइल में भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, हॉस्टेजेस को भी हॉस्टेजेस स्क्वायर है वहाँ पे, एक पूरा एक है हॉस्टेजेस स्क्वायर, और जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो गार्डियंस हैं, उनके जो लोग हैं, वो तो ऐसे खुशियाँ मना रहे हैं जैसे उनकी ज़्यादा बड़ी डिमांड थी।
एक्चुअली। इसराइल में हॉस्टेज स्क्वायर में सदर ट्रंप का मास्क पहनकर इसराइली यरगमालियों के अहल खाना ने जश्न मनाया। इसराइली काबीना ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के माहिदे की मंजूरी दी है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। गजा की मुश्तरका टास्क फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी शामिल होंगे। गजा में कोई अमरीकी फौजी नहीं जाएगा। हमास मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल-हैया ने भी जंग के खात्मे और जंगबंदी के आगाज़ का ऐलान कर दिया है। कहा माहिदे में रफा क्रॉसिंग से आमद और खुरूज का रास्ता खोलना भी शामिल है। इसराइली जेल में बंद तमाम फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई भी डील का हिस्सा है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गजा के अंदरूनी इलाकों से पीछे हटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। फ़लस्तीनी और इसराइली आवाम की जानिब से माहिदे का भरपूर खैर मकदम किया जा रहा है। कतर की वजारत खारजा के मुताबिक डील में जंग का खात्मा, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी भी शामिल है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हफ्ते से पीर तक इसराइली यरगमालियों की रिहाई का इम्कान है। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा के मुताबिक अमन माहिदे में जंग का खात्मा, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी शामिल है। इसराइली यरगमालियों की रिहाई हफ्ते से पीर तक मुतवक्के है। साथ ही बिल्कुल पाकिस्तान, सऊदी अरब, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन समेत दीगर ममालिक ने गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान पहले दिन की तरह आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के मौक़िफ़ पर कायम है। फ़लस्तीन के हवाले से गजा से पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का, अफवाज पाकिस्तान का, पार्लियामेंट का एक ही मौक़िफ़ है कि गजा में फिलफौर जंगबंदी और फ़लस्तीन के अवाम को उनका हक़ ख़ुद इरादियत, इस सब मौक़िफ़ के ऊपर 77 साल से पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कभी झोल नहीं आया, हाँ कोई भी हुकूमत हो। अच्छा जी, ये सब कुछ तो आपने सुन लिया और साथ ही आपको बताएं कि सऊदी अरब का कहना है कि मुआहदा जो है वो खित्ते में मुनसिफाना अमन की जानिब अहम कदम है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन गजा में जल्द अज जल्द एक मुस्तकिल और जामे जंगबंदी के लिए पुरउमीद है। रूसी सदर रशियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि उम्मीद है कि मशरिक वस्ता में सदर ट्रंप के गजा प्लान को नाफिज किया जाएगा। बड़ी साथ साथ ऑब्वियसली खैर मकदम भी कर रहे हैं, स्केप्टिसिज्म भी थी, बिकॉज एज वी ऑलवेज से कि पहले भी कुछ प्लान्स, कुछ प्रपोजल्स सामने आते रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म का भी उन्होंने भी कहा है कि मुआहदे पर मुकम्मल अमल और गजा के लिए इंसानी इमदाद की बहाली पर उन्होंने जोर दिया है। तुर्क सदर तैयब अर्दोआन ने कहा है कि तुर्किया गजा मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद की निगरानी करेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब कि दुनिया के बेशतर जो मुल्क हैं उनके लिए इसी पर बात करते हैं। सेनेटर शरीन रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। सेनेटर साहबा, ज़ाहिर है खुशी से ज़्यादा हम कहेंगे एक रिलीफ है जो हमने गजा से भी विजुअल्स देखे हैं, फिर साथ ही इसराइल में भी हॉस्टेज स्क्वायर पर लोगों ने जश्न मनाया। लेकिन अभी ताज़ा इत्तलात के मुताबिक कुछ ज़राए बता रहे हैं कि फ़ज़ाई कार्रवाइयों का सिलसिला रुका नहीं है, मुकम्मल तौर पर बिल्कुल थमा नहीं है। कितनी पुरुम्मीद हैं आप और दुनिया और हम सबको कितना पुरुम्मीद होना चाहिए इस अमन मुआहदे को लेकर? जी शुक्रिया बेटा। देखिए आपने जैसे खुद ही कहा कि सब इसको सराह रहे हैं, लेकिन सवालिया निशान सबके जहन और दिल में भी रह जाता है, क्योंकि हमने ये तवील जंग देखी है, नस्ल कुशी देखी है फलस्तीनियों की ऐसे इस लेवल पर कि अब जो 157 ममालिक ने रियासत तस्लीम की है, वहाँ सब एक उम्मीद की किरण तो होगी। और देखिए उम्मीद पर ही आप अपने मुआहदे और सियासी अमल दरामदी जितनी भी आप करते हैं उसको आगे ले जा सकते हैं। अगर उम्मीद नहीं होती तो हौसला ही नहीं होता कि हम कोई इस तरह की पेशरफ्त करें। तो देख रहे हैं आपके सब सराह रहे हैं और एक मगर कॉशियस ऑप्टिमिज्म है ना, वो तो आप जाहिर सी बात है। वो इसलिए कि देखिए अभी भी आप अगर कोई हेडलाइन पढ़ लें शाह सुर्खी में तो जाहिर है ये लिखा है कि ये तारीखी जंग बंदी मुआहदा है। तारीखी जंग बंदी मुआहदा ज़रूर है, लेकिन इसको देरपा होना पड़ेगा। इसमें लोगों को कॉन्फिडेंस और एतमाद बढ़ाने के लिए इसे आगे ले जाना पड़ेगा एग्जैक्टली इन टर्म्स पर जो कहे गए। ये नहीं होना चाहिए कि इजराइल के फोर्सेस
फिर इधर उधर आए। वो एक जो येलो लाइन इनकी सर्कुलेट हो रही है उस पर, उसके पीछे ही इनकी इंखिला होनी चाहिए, वक्त पर होनी चाहिए, और इंकर्जन्स नहीं होने चाहिए कि जी सुबह उठ के हमने देखा कि फिर भी ये इसकी खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। IDS की तो पुरानी आदत है जी, वो अग्री करते हैं, फिर इतने सालों से उन्होंने इस इलाके को अपना प्लेग्राउंड समझा हुआ है कि वो जब चाहें उसकी जो भी हद होती है, जो बैरियर बाउंड्री जो भी होती है, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। तो ये बस एक खलिश तो है, और दूसरी बातें भी हैं। जाहिर है सवाल उठता है कि ये एक पहला कदम है और इस पहले कदम के बगैर आगे आप जा नहीं सकते। तो ठीक है, ये बिल्कुल तारीखी है, और जाहिर है जब फलस्तीनी इसमें इसको रिलीफ की नज़र से देख रहे हैं तो हमें भी उनके साथ हाथ मिलाकर इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। मगर फलस्तीनियों का इसको रिलीफ की नज़र से देखना इज़ अंडरस्टैंडेबल। जो उनके साथ हुआ है वही वाली बात है कि किसी की कमर तोड़ के उसको कोने पे लगा दो और उसके बाद कुछ भी मनवा लो जो आप चाहते हैं। तो फलस्तीनियों के साथ तो वो है, दे विल लुक एट एनीथिंग विद रिलीफ। इतनी स्केप्टिसिज्म है दुनिया की, और जहाँ खैर मकदम कर रहे हैं ये सारा प्रोसेस का, वहाँ साथ साथ ये भी कॉशियसली कहा जा रहा है कि होपफुली इट स्टेज, इट सस्टेन्स। ये बताइएगा इस सारे पीस प्लान में इजराइल को क्या मिल रहा है? मतलब इजराइल had an upper hand, nobody could say anything to it। 2 साल से इजराइल आंखें बंद करके जो करना है कर रहा है, और अभी भी चाहता तो कर सकता था, किसी ने क्या कर लेना था, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं था। Why was this in favor of Israel as well? ग्लोबल आइसोलेशन और सदर ट्रंप का वाकईतन प्रेशर था इतना। मतलब क्या प्रेशर हो सकता है वैसे? जी शरी साहब। बहुत अच्छा है, बट जैसे अब्दुल्ला ने कहना शुरू किया है, बिल्कुल इजराइल की को कुछ कर लेने की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो किए जा रहे थे और उनको जो खुली छूट थी वो अब सबको चुभने भी लगी थी। और कतर के हमले के बाद जब उनको माफी भी मांगनी पड़ी, एक तन्हाई का तो उनको नजर आने लगा मंजर। देखिए आलम ने उनके साथ जो किया है UN जनरल असेंबली में, आपने देखा कि वो खाली हॉल से बात कर रहे थे और इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होती उनको भी। और लेजिटिमेसी से शायद आप भी कह लें, मैं भी कह लूं कि उनको कोई सरोकार नहीं। वो तो एक जंगजू इंटरनेशनल रोग स्टेट बन गए हैं जो इंटरनेशनल ऑर्डर के बाहर है, तो उनको सरोकार नहीं। लेकिन जो जाती सुक्की उनकी हुई उससे तो जरूर हर प्रेसिडेंट, हर प्राइम मिनिस्टर दुनिया का ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो खड़े होके अपनी खुद इंसल्ट कराए। वो खासी हजीमत का हर जगह शिकार हुए हैं जी। तो ये बात उनको समझ आ गई है और आई डोंट थिंक दे कैन फेस दिस अगेन। और उनके बहुत सारे एलाइज दोस्तों ने भी उन पर पीछे बहुत दबाव डाला है कि देखिए ये आखिरी आपके मराहिल हैं, हम आपको इसके बाद सपोर्ट नहीं करेंगे। और जो माफी मंगवाई है कतर से, आई थिंक वो भी एक रेड लाइन थी। देखिए GCC ममालिक को अटैक करना, उन्होंने रेड लाइन क्रॉस किया, गाजा में तो किए जा रहे थे। तो इससे GCC ममालिक ने भी अपना जो रिजॉल्व है ना वो थोड़ा मुस्तहकम किया और देख लिया है कि हालात ऐसे हैं कि ये इतनी जुर्रत कर रहे हैं आगे आने की, तो हम भी अब सोच लें और समझ लें कि सूरत हाल वैसी नहीं रही। और खित्ते की सूरत हाल, उसको आप बहुत लोग मशरिक वस्ता कहते हैं, मैं ऐसे मगरबी एशिया कहूँगी। मगरबी एशिया के हालात वो अब नहीं रहे और इजराइल ने ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। खैर उन्होंने पूरे गजा को जला दिया है, लेकिन हुआ तो यही है मेरी नज़र में। आई थिंक इनके लिए नागुज़ीर हो गया था जी। यू थिंक कि वो जो कतर पे हमला था वो इनकी संगीन गलती साबित हुई और वहाँ एक्चुअली इन्हें लेने के देने पड़ गए? बिल्कुल, इट वाज अ रेड लाइन। इन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस की और मैसेज सबको आ गया, क्योंकि इन्होंने फलस्तीनियों की जानों को कुछ नहीं समझा, इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन लॉज को कुछ नहीं समझा। लेकिन उन्होंने जब एक GCC मुल्क को अटैक किया जहां अमेरिकन बेसिस सबसे ज्यादा हैं, मुस्तहकम हैं, दैट वाज अ रेड लाइन जी। उसके बाद तो इनको मैसेज मिल गया। फिर भी आई थिंक ये इनको कुछ दिन लगे हैं समझने में इन्होंने किया क्या। अच्छा, हमारे यहाँ जो आपको पता है एक जज्बातियत का अलग माहौल होता है और फिर हमारी अपनी ओपिनियंस होती हैं जिसमें
मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, डिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, फिर लोग एहतजाज भी करते हैं। आपको क्या लगता है, जब फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसका पहले ही खैर मकदम कर दिया था, अब हमास ने इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं, लोग भी कुछ इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, उधर इसराइल ने भी दस्तखत कर दिए हैं, पूरी ग्लोबल वर्ल्ड कम्युनिटी से ही इसको वेलकम किया जा रहा है, तो फिर हमारे यहाँ जो लोग मोतरज़ होते हैं या उन्हें एतराज़ होता है, हमें भी ज़रा सुकून करना चाहिए? जी, मोतरज़ तो होते हैं, क्योंकि देखिए ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप इतने सालों से एक फरीक को देख रहे हैं जिस पर कोई लगाम नहीं है, इम्प्यूनिटी के साथ वो ऑपरेट करते हैं, तो जाहिर है लोग मोतरज़ हो सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ, देखिए इसमें जज्बात से थोड़ा सा अलग होके सोचना पड़ेगा कि हम जिन लोगों की फलाह के लिए हो रहा है, जिनकी तकवीत के लिए हो रहा है, जिनके हुकूक के लिए हम लड़ते रहे, अगर वो किसी चीज़ को तस्लीम करते हैं तो हमें रुक के सोचना चाहिए कि उनकी हकीकत क्या है, उनका लिव्ड एक्सपीरियंस डेली क्या हो रहा होगा। जैसे हमारे पहले कहा, इतना उन्होंने दीवार से लगा दिया है कमर तोड़ के कि उनको कोई भी रिलीफ सही लगता है, लेकिन ये उनकी हकीकत है और हमें स्टेप बाय स्टेप उनका, और ये हम नहीं जी रहे, वो जी रहे हैं। मोतरज़ होना ज़ाहिर है, इंटेलेक्चुअली एक इख्तिलाफ रखना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन बड़ा होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि कोई जत्था आ जाए और वो एहतजाज करे और तोड़ फोड़ करे इसी कॉज को लेकर, सो वो उसमें हमारा सवाल था आपसे। मैं तो इंटेलेक्चुअली आपकी बात करी थी, और बगैर जो इस वक्त हो रहा है, आप प्लीज इस गजा पीस प्लान की आड़ में अपने मकासद, मजमूम मकासद ना पूरे करें। शहरों में तोड़ फोड़ और इस महासरे करना कहीं का तरीका नहीं है, और वायलेंस इज अनएक्सेप्टेबल। तशद्दुद और इंतशार इस वक्त पाकिस्तान में, खासतौर से इस्लामाबाद की आज बात हो रही है, मैं हूँ यहाँ, वहाँ भी इस तरह सड़कें सब बंद हो रही हैं कि जी हम गजा के हवाले से कर रहे। आप प्लीज अपना काम करें। गजा के हवाले से सारी दुनिया उनके साथ खड़ी है, मुस्लिम ममालिक, और हम वो तो गैर मुतज़लज़ल सपोर्ट है, जाहिर है उस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो जी। शेरी साहब, आपने बताया कि आप इस्लामाबाद में हैं और ऑब्वियसली और भी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हैं, तो हम आपसे ये भी बात करना चाह रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पीस प्लान in terms of Gaza. What about a peace plan in terms of People's Party and PMLN? क्योंकि बहुत सी बातें हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट थिंग्स हैव बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन एज वेल। अब उनको ठंडा करने की बात आ गई है, जरदारी साहब की भी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। वेयर डू यू स्टैंड एट द मोमेंट? जी बिल्कुल, देखिए कल भी मैं ये बात हुई है, दोनों हाउसेज जो हैं नेशनल असेंबली और सेनेट में, हमने एक हद का एहतजाज तो किया है, और हाउस बिजनेस में बिल्स नहीं, लेजिस्लेशन में हिस्सा नहीं लिया है, जो कोई हमारा तरीक़ेकार नहीं रहा है। हम हमेशा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को पुरअमन चलाने पर तरजीह देते हैं, तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल रहा है, लेकिन और कोई तरीका नहीं था जी। और क्योंकि ये मैं समझती हूँ इन हालात में अल्फाज की जंग जिस सतह पर पहुंच गई थी, उसके वो एक मुल्क को भी अच्छा पैगाम नहीं था, और हमें भी पीपल्स पार्टी को समझ नहीं आ रहा था कि हमने क्या ऐसा किया है कि भाई इतनी गोलाबारी हम पर शुरू हो गई। जनरल बिलावल वहाँ गए पंजाब, जैसे करना चाहिए, जैसे मतलब जो हालात थे, 6.5 मिलियन लोग मुतासर हैं, ज़्यादातर पंजाब और थोड़े केपी में भी हैं, तो हम हर जगह पहुंचे हैं। ये एक हमारी जिम्मेदारी होती है, सारे पाकिस्तानी हैं, हमने इसको पंजाब और सिंध का मसला नहीं बनाया, तो क्यों बना दिया गया? इसमें सूबाई कार्ड खेलने की किसी को जरूरत नहीं थी। ये वक्त होता है आप इत्तेहाद का, ये वक्त होता है लोगों को रिलीफ देने का जी। और हमारी समझ में, चेयरमैन की समझ में, जाहिर है BISP आया क्योंकि हमें 2022 का एक ज़मीनी तजुर्बा है कि फौरी तौर पर हमने दुनिया के सबसे मशहूर और अक्लेम्ड प्रोग्राम BISP के तहत, उसके डेटा के तहत, और डिलीवरी सिस्टम दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं, उनके तहत फ़ौरन लोगों को अपनी दहलीज पर मुंतकिल किया है पैसा, और दहलीज जिनकी रही नहीं है उनके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल हुआ है। तो जब लोग तकलीफ में होते हैं, जब आप बेघर हो जाते हैं, आप कितने भी जाने बच गई हैं लेकिन आप बेघर हो गए, और लोग जांबाज भी हुए हैं, तो बेघर जब कोई होता है वो समझते हैं उनका मुस्तकबिल खत्म है। आप एक दिन इवैक्यूएट होके देखें तो क्या आपकी फीलिंग होगी?
तो इन हालात में हमने सिर्फ यही कहा था कि आप BISP से फौरी तौर पर एड भी लें, फ्लैश अपील भी करें। आपका 80 ट्रिलियन कर्जा है, ये आपका हक है। क्लाइमेट जस्टिस आपका हक होता है, तो आप इसमें हिचकिचाएं नहीं। जो हमने 2022 में किया वही टेम्पलेट हमने कहा फिर बार बार ये पहिया आजाद करने की जरूरत नहीं है। वी नो एंड प्राइम मिनिस्टर ने अग्री किया। तो अच्छा शाही साहब, अब तो सीज फायर हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने जर्मन पीपल्स पार्टी से टेलीफोन भी कर लिया, राब्ता भी हो गया, फिर मुलाकात भी हो गई नवाब शाह में। सो ये सीज फायर होल्ड करता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये वाला सीज फायर? देखिए मैं समझती हूँ सीज फायर तो लोगों के लिए जरूरी है। अब वहाँ कल मुझसे किसी ने पूछा माफिया मांगने की बात, देखिए आवाम से माफी मांगनी चाहिए जिनको इमरजेंसी रिलीफ भी हमारे चेयरमैन के कहने पर इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, बिजली के बिल भी उनके कहने पर माफ हुए। ये तरीका नहीं है कि आपस में आप फायरिंग करें जब आवाम इस वक्त एक एक पानी के ग्लास को वो तरस रहे हैं। वहाँ पे आप बेशक आप डिलीवर कर सकते हैं रिलीफ, लेकिन ये तरीका नहीं है। तो जाहिर है अब सीज फायर आपने जैसे कहा, मैं तो समझती हूँ कि अल्फाज की जंग वैसे भी शुरू नहीं होनी चाहिए थी। हम सब बिला मतलब अनप्रोवोक्ड ये शुरू हुई, तो वी वर क्वाइट सरप्राइज। लेकिन सियासी वर्कर तो जवाब देता है। अब्दुल्ला, खास तौर से आप जब आला क़यादत और को कहें कि उनको क्वेश्चन करें कि उनकी खारजा पॉलिसी भी आपको शक का बायस लगती है, ये तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और मोहतरमा आसिफा भुट्टो ज़रदारी को कभी आप उसमें घसीट लाए। अब ये बातें मुझे तो देखिए आप एक शाइस्तगी के दायरे में रहें तो बेहतर होता है, और जितना हायर अप हो उतना इसी तरह जबान दराजी करना मौजू नहीं है। और हम अगर सीज फायर इसी बुनियाद पर करेंगे कि ठोस देर पा कोई एक दूसरे के लिए एक इज्जत भी होनी चाहिए और इतनी ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होनी चाहिए। तो ये कभी एक जर्नी है, बट पैगाम अच्छा नहीं दिया लोगों को कि आपने गोलाबारी शुरू कर दी फ्लड रिलीफ पे। जी और अगर आपका ये इत्तेहाद जो है वो कायम रहे और यू नो एवरीथिंग फॉल्स बैक इनटू प्लेस, तो ये भी बड़ा एक मैसेज है टू द पीपल। शहरी रहमान साहबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। अच्छा जी, ये सारी बातें होगी, बड़े कंसर्न्स होते हैं लोगों के, और मतलब वी स्टार्टेड ऑफ मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है और वो सीज फायर और वो पीस प्लान किस तरह आगे चलेगा टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर ओन कंट्री। अच्छा, पाकिस्तानी निजात नौजवान बरतानिया में उभरती हुई नई सियासी क़ुव्वत बन रहे हैं। ये नौजवान ना सिर्फ बरतानिया में अपनी कम्यूनिटी बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत काम कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी बिजनेस कम्यूनिटी के लिए, हमारे जो रिश्तेदार यहाँ पे एक्सपर्ट्स के रहते हैं उनके लिए। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे ही नौजवान मौजूद होंगे। जी हैं मौजूद? जी होंगे, जिन्हें लंदन में जी कम उम्र तरीन काउंसलर बनने का एजाज़ हासिल हुआ है। फरहान रहमान इनका नाम है। फरहान रहमान ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए काम करने का बहुत ज़्यादा जज्बा रखते हैं। So Farhan, good morning and welcome to Geo Pakistan. We would like to initially know about your journey a bit. So when did you develop interest in politics and then running election and then winning it? Good morning. Thank you for having me. So my initial journey started from when I left university, and I saw the gap in politics between the youth of today and politics. If you look across the United Kingdom, across Pakistan, any country you go to, there is a very small amount of youth in politics. So in 2021, I started my campaign. I went through my interview process. I alhamdulillah passed. I started the campaign. I had a huge amount of support with me. We went through the campaign process, to which I was then elected in 2021. I have now carried out a 3-year term. I am now in my 4th year, alhamdulillah, and hopefully strive to continue. ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा आपने वो देखा, एक वैक्यूम भी है जिसको आपने फिल किया। और हमें ये भी पता लगा अभी कि आप उर्दू बोल भी सकते हैं, उर्दू भी बोल सकते हैं, तो हमने सोचा कि हम अपने प्रोग्राम में ही आपको प्रैक्टिस करा देते हैं थोड़ा सा। तो क्या लगता है फरहान, अब आप ऑब्वियसली इस पोजीशन में आ गए हैं, आप किसको रिप्रेजेंट करेंगे और क्या इश्यूज हैं जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं कि दीज शुड बी हाईलाइटेड एंड टैकल्ड? और जो अब तक आपने 3 साल में किया है वो भी शेयर करें हमसे। So the first question is what I've done the first my 3 years as a councillor. So my first 2 years I was the Central Hounslow Area Forum chair. That is a chair position where I have 5 borough wards underneath me. Within those wards I communicate with key stakeholders,
the police, the NHS, any community groups, and any concerns that they may have, and to which the council can try help them and assist them and guide them in any way possible. In my current term, I am the area forum, the current licensing and general purposes committee chair. So any license that's required for any restaurants or cafes or bars, whatever may be open within the London Borough of Hounslow, I have to, they have to seek approval from myself. In regards to the other question, that what issues that we are facing, the issues that we are facing are they are quite wide in regards to the fact that they're across the UK, Pakistan, any country really. Poverty, as you know, is a huge issue. Housing requirements. Our party has pledged to build 1.5 million new homes across the country. Within Hounslow, we have built quite a few as well. But my main issue, from the reason why I joined politics, was to tackle the gap and the issues of knife crime within the youth. I've run quite a few regiments and quite a few forums to try to attest this. I work closely alongside with the police to try. चलिए, ये तो आप अपनी जिम्मेदारियां जो ज़ाहिर है आपके ओहदे की हैं, जो एक मकामी हुकूमत की जिम्मेदारियां होती हैं, वो आप बता रहे हैं, वो आप बखूबी निभा रहे हैं। अच्छा, अब आगे क्या करना है? इज़ देयर एनीबडी इन पॉलिटिक्स दैट यू लुक अप टू, या कोई ओहदा है जिस पे आपने नज़र रखी हुई है? और साथ ये भी बता दें कि क्या आपका कोई पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन पे भी नज़र रहती है, इंटरेस्ट रहता है? Of course, the Pakistan political scene is very different to the UK political scene. There are a few people that we are in touch with. Yesterday we were sat with Minister of Information, Atullah Tarasab, and I think he's a perfect role model. The way he speaks, the way he talks, his vision, his goal. I think we're all very interlinked, and the aim of the end result is all the same, and the end aim for each of us is exactly the same. ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया फरहान। Thank you for being with us and best of luck। ज़बरदस्त, देखें हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो क्या क्या झंडे गाड़ रहे हैं। So yes, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा, चिड़ियाघर में, कराची के चिड़ियाघर में कैद तन्हाई का काटती रानों की सेहत का मामला जो है ना, वो अब एक बार फिर अदालत तक पहुंच गया। मतलब ऐसी चीज़ों पे भी अदालत जाना पड़ता है। अदालत तक पहुंचने के बाद आपको बता दें कि ये फीमेल एक रीच है, इसकी आज़ादी, हिमालयन रीच है। आप सोच लीजिए, इसके नाम से ही जाहिर है कि कहाँ का रीच है। एग्जैक्टली। तो इसके लिए जानवरों के हकूक़ की तंजीमें जो हैं मैदान में आ गई हैं। जानवरों के हकूक़ की सरगर्म कारकुन जो हैं वो उन्होंने वकील जिब्रान नासिर के साथ काम करना शुरू कर दिया और सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन भी दायर की है, जिसमें रानों की ज़िंदगी को लाहक ख़तरात के बायस इसे कुदरती माहौल में मुंतकिल करने की इस्तदा की गई है। 2020 में आपको याद दिलाएं, रानों का साथी रीच जो था वो चिड़ियाघर में मर गया था और अदालत ने दरख्वास्त, ये भी है, एक अदालत ने दरख्वास्त 14 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी थी। So that is what is happening. Jude Allen is with us, and he is really pursuing this case, and he's the one who has also petitioned with Jibran Nasir. So what are you requiring, or what are you asking in your petition, Jude? And I'm sure you must have communicated with the KMC authorities. What is their excuse? Why can't they shift Rano to its natural habitat? जूड, आपको आवाज़ आ रही है? इनको आवाज़ नहीं आ रही। एनिमल एक्टिविस्ट हैं जूड एलन, इनसे अभी हम बात करेंगे। और नेचुरली ये सवाल तो उठता है, देखिए ये सवाल बहुत, ये तो अभी हम रीचों की बात कर रहे हैं ना, उससे पहले हाथियों पे भी ये बात हुई थी। फैसले क्यों नहीं टाइमली हो सकते, अदालतों में बात क्यों जाती है? मतलब ये वो वाले सवाल हैं दैट वी। अच्छा, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ हमें बता सकते हैं कि KMC हुकाम से आपका इससे पहले रब्ता हुआ होगा, या आप पहली ही फुर्सत में अदालत चले गए? ज़रा ये नहीं जा रही आवाज़। अच्छा चलें, इस वक्त तो हम रानों को देख लें। रानों की हालत ज़ाहिर है। मेरी बात सुनिए, ये बात किसी के लिए भी समझना, दर्द दिल रखने वाले किसी भी इंसान के लिए समझना कितना मुश्किल है कि ये रीच यहाँ पे नहीं है। ठीक,
बिल्कुल ठीक है भाई, पहले हम बता रहे हैं हिमालयन रीच है, कराची में बिठाया हुआ है आपने गर्मी में, ये वही वाली बात हो गई। जो लोग कुत्ते पालते हैं ना और ऐसी ब्रीड्स रख लें हस्की वगैरह जो कि इस मौसम के साथ मैच नहीं करती, तो आप अफोर्ड करें और इनके लिए पूरा अपने एयर कंडीशन, हाँ दैट्स अनदर स्टोरी। ये तो रीच आपको नजर ही आ रहा है ना कौन सा एयर कंडीशन, इसको वापस भेजो भाई, इतनी बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, अदालतों तक बात नहीं जानी चाहिए, बट दैट इज व्हाट वी हैव बीन सीइंग फॉर द पास्ट मेनी इयर्स। नहीं मुझे ये बात समझ नहीं आती इधर से उधर लेके जाना हो कि इसमें कानूनी, इसमें क्या मुज़ायका, क्या इसमें क्या कानूनी ग्लिच है या इसमें क्या कबाहत है कि एक रीच जो कि नहीं है इस काबिल रहा कि वो यहाँ पे मजीद रह सके, अकेला भी है, तन्हा भी है, डिप्रेशन में भी है। जूड आपको आवाज आ रही है? अच्छा चलें, एनीवे हम ऑब्वियसली एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेना चाहते हैं, हम समझना भी चाहते हैं कि क्या क्या रुकावट है, क्या हो रहा है, लेकिन खैर एनीवे इस वक्त जूड एलन के साथ हमारा राब्ता नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहा। बट इन द मीन टाइम आई एम श्योर यू गाइज अग्री, बिकॉज ऑब्वियसली आप भी हमें मैसेजेस वगैरह करते रहते हैं और रानो के हवाले से भी हमें बताएं व्हाट योर थॉट्स आर। इन द मीन टाइम हम एक छोटी सी ब्रेक लेके आते हैं एंड वील ट्राई टू कनेक्ट टू जूड एलन। तो राना के बहुत बुरे हालात हैं, आपको बताइए। अच्छा जूड, आपको हमारी होपफुली अब आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ हमें बताइएगा, आपने डायरेक्ट अदालत में ही पिटिशन दायर कर दी जबरान नासिर के साथ, आपने एक तो मौक़िफ़ क्या अपनाया है, व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, व्हाट आर यू रिक्वायरिंग, एंड दूसरा ये KMC के हुकाम से आपने इससे पहले रब्ता किया, वो क्या कहते हैं, क्यों नहीं वो यहाँ से शिफ्ट कर सकते इसको? जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हुमा एंड अब्दुल्ला बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और जी बिल्कुल मैंने केस करवाया था कोर्ट में। मैंने इसलिए करवाया, मैंने इसलिए ये केस उठाया क्योंकि मुझे लगा कि जब हम एक रानो की आंखों में हम देखते हैं इनकी दुख, तो इट शोज़ दैट देयर इज़ क्लियरली अ केस ऑफ निगलेक्ट एंड इट वाज़ वेरी नेसेसरी। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझसे पहले बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, सिविल सोसाइटी आगे आए हैं और नथिंग रियली हैपेंड। और आपको शायद इस चीज़ का वाकिफ़ है कि KMC की अपनी कमेटी ने खुद रेकमेंड किया था कि रानो जो है शी नीड्स टू बी शिफ्टेड टू अ सेंचुरी, ठीक है, लेकिन आज तक कोई अमल नहीं हुआ है। तो ये दिख रहा है कि ये बेसिकली ये बेजिम्मेदारी और लापरवाही किस हद तक ये नॉर्मलाइज हो चुका है, ये आम हो चुका है, एंड सो वी कांट रियली सिट क्वाइट अबाउट दिस। नो बट डू यू हैव एनी होप फ्रॉम द कोर्ट्स? मतलब ये अगर कुछ ऑर्डर्स भी जारी हो गए हैं, ये बात पुरानी हो चुकी है कि रानो नीड्स टू बी शिफ्टेड एंड ऑल दैट। अपनी कमेटी ने रिकमेंडेशन किया हुआ है और अपनी रिकमेंडेशन दे के भी उस पे पूरा ना उतरना या व्हाटएवर इट इज। कोर्ट से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, अदालत में क्या होगा? देखो वी कैन ओनली रिमेन पॉजिटिव, वी कैन होप दैट एटलीस्ट वी कैन कुछ रिलीफ हमें मिल जाए कोर्ट के थ्रू, क्योंकि हर कोई एवेन्यू हमने एक्सप्लोर किया है एंड इट हैज़न्ट वर्कड। ना कोई जवाब मिल रहा है कि क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इनका जो दर्द है, इनकी जो सफरिंग है, आपको शायद ये भी पता है कि रिसेंटली इनको इनके सर पे चोट लग चुका है, ठीक है। दिस कांट बी इग्नोर्ड। हम बातें करते हैं, इंस्टीट्यूशंस बातें करते हैं कि हम जानवरों को इसलिए कैद में रखते हैं क्योंकि हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, लेकिन सोचना चाहिए है कि ये जो हेड इंजरी है इट डिड नॉट हैपन इन द जंगल, ये कोई जंगल में नहीं हुआ है, ये ज़ख्म कैद ने दिया है जो जहाँ वो अकेली, उदास और परेशान है, और देयर इज़ नोबडी टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। सोचिए इसके बारे में, इट्स नॉट समथिंग दैट हैपेंड ऑन इट्स ओन, इट मस्ट हैव बीन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, और अगर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है तो आपको पता है व्हाट दैट मीन्स, राइट? इट मीन्स दैट अच्छा अब ये रिकमेंडेशन के बाद, KMC की अपनी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद कुछ किसी अथॉरिटी से आपका कोई राब्ता हुआ, मेयर कराची से और किसी से, कि वो ये क्यों नहीं कर रहे जो उसमें रिकमेंडेशन है? व्हाई आर दे नॉट मूविंग हर? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज सिविल सोसाइटी ने अप्रोच किया है,
जर्नलिस्ट ने अप्रोच किया है, लेकिन अब तक they have not been able to even get an appointment to meet with the authorities. So basically हमें this is not कोई a जवाब priority. नहीं मिला. There's been silence. There's been radio silence. All right. Okay, तो basically priority नहीं है. अभी are hoping कि आज हमारी बात हुई है. आज इससे पहले भी बात हुई है. इससे पहले भी बहुत बार बात हो गई है, लेकिन अदालत तक बात पहुंच गई है ना. तो अब जो आपको पहले नहीं सुन रहे थे, आपको ऑडियंस नहीं दे रहे थे, अब वो सुनेंगे और एक्चुअली इसको मूव करेंगे. ये इतनी बड़ी बात होनी नहीं चाहिए. बॉटम लाइन ये है. Hence, we are hoping कि sensible heads will prevail. बहुत शुक्रिया आपका. और आज कुछ चीजें एंड ये जो तमाम बातों की एक बात, ये इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए. बेसिकली ये तो सिंपल सी बात होनी चाहिए. एक और ये पता है ये जानवर हाथी जैसा जानवर भी नहीं है जिसके लिए एक ट्रांसपोर्ट के लिए केजी नहीं बन के दे रहा था. आबो हवा यहाँ के हालात नहीं सूट कर रहे और उसको बेहतर सहूलियात, बेहतर माहौल की ज़रूरत है. उसको यहाँ से मूव करना इतना बड़ा मामला क्यों बना हुआ है? बिग डील आउट ऑफ इट. इट इज़ नॉट अ बिग डील. तो इसको अव्वल तो यहाँ पे रखना ज़रूरी क्यों है, जू में क्यों है, जब वो इट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर इट. एंड एज इट इज़ अब दुनिया में भी रिसर्च हो चुकी है, ये जूज आर नॉट द राइट प्लेसेस फॉर दीज एनिमल्स. मूव इट ऑलरेडी. चलिए अच्छा ओके, खैर ये हो गया. टाइम कम है, और भी बड़ी बातें हैं, जैसे कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट इतवार से लाहौर में शुरू हो रहा है. पाकिस्तान टीम होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी और पाकिस्तान टीम के स्पिन अटैक को सामने रखते हुए तवक्को की जा रही है कि पिचेस स्पिन बॉलिंग के लिए साजगार बनाई जाएंगी. और रेड टीम के अबूरी कोच अजहर महमूद का कहना है कि पाकिस्तान टीम ने अपनी हिकमत अमली बना ली है. बड़ी अच्छी बात है. अच्छा, और शायद यही वजह है, बाय द वे आपने सुन लिया कि साउथ अफ्रीका जो है वो भी जवाबन स्पिनर्स को स्क्वाड में ला रहा है. और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2025-27 के सर्कल का हिस्सा है बाय द वे. और शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान टीम गुज़िश्ता वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल में 9 टीमों में आखिरी पोजीशन पर रही थी. और ये नए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप सर्कल का पहला मैच. अगर हम पहले ही मैच में नए टेस्ट सर्कल का मामला है, सो होम ग्राउंड का फायदा भी होना चाहिए. फतह से शुरू करें तो होपफुली बेहतर होगा हमारे लिए. अहमद शहजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर. बहुत शुक्रिया अहमद भाई. पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ बस एक ही दिन दूरी पे है. पाकिस्तानी स्क्वाड आपके सामने ही है. लगता है कि एक स्पिन फ्रेंडली ट्रैक भी होगा. ऐसे ट्रैक पर पाकिस्तान फेवरेट ज़्यादा होगा या जनूबी अफ्रीका? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, होना तो पाकिस्तान को ही चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की होम सीरीज है यही, और पाकिस्तान की मर्जी से सारी चीजें हो रही हैं. पाकिस्तान की मर्जी से ही या स्पिन ट्रैक बनेगा या फास्ट ट्रैक बनेगा या बैटिंग पिच बनेगा, जो भी होगा. तो पाकिस्तान के घर में हो रहा है, तो लुकिंग एट दैट फैक्टर ये तो पाकिस्तान फेवरेट होना चाहिए. लेकिन पास्ट के अंदर हमने देखा है कि पाकिस्तान अपनी होम सीरीज में भी टेस्ट के अंदर बहुत गलतियां की हैं. और पिछला साल आप सबके सामने है किस तरह शान मसूद की कप्तानी के अंदर पाकिस्तान टीम जो है बिल्कुल बॉटम पे फिनिश किया है. सो आखिरी सीरीज फिर भी थोड़ी सी बेहतर गई थी. वर्ल्ड चैंपियंस है साउथ अफ्रीका इस टाइम के अंदर और बड़े ज़बरदस्त उनके पास फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं. लेकिन स्पिन कंडीशंस को कैसे टैकल करते हैं ये उनके लिए भी चैलेंज होगा. वो भी अपने आप को टेस्ट करना चाहेंगे. सो इसलिए ये जो सीरीज है ये इंटरेस्टिंग होगी बिकॉज फास्ट बॉलिंग कंडीशंस में तो हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका डोमिनेट करती रही और WTC को चैंपियन हुई है लास्ट ईयर. लेकिन स्पिन कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो उनको अब मिलने जा रही है उसमें वो कैसे रिएक्ट करते हैं. लेट्स सी कि कैसा क्या चलता है क्या नहीं चलता. लेकिन होम सीरीज पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान को फेवरेट होना चाहिए. अच्छा, बॉलर्स का जो रोल होता है ना अहमद, वो ऑब्वियसली आपको तो पता ही है कि वो मैच में बड़ा बहुत ही अहम होगा. लेकिन हमारा मसला कुछ और है. हमारे बॉलर्स तो कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेते हैं, बैटर्स को पता नहीं क्या हो गया, वो बड़ा आजकल हमें मायूस कर रहे हैं. तो बैटिंग लाइनअप में किस पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होगी आपके ख्याल में? हमारे T20 वाले भी नहीं पूरा कर पाता है जी. देखिए, चैलेंजेस रहे हमें अपनी बैटिंग के भी, बॉलिंग के भी चैलेंजेस रहे, ऐसी बात नहीं है. जब स्पिन फेवरेबल कंडीशन बनेगी तो बॉलिंग के लिए आसानी तो होगी.
तो वहाँ पे भी आपको एज ए यूनिट काम करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि अगर ये 150 वाला विकेट है तो उस पर 200 रन भी ज्यादा हो जाते हैं, मतलब 200 सवा 200 भी ज्यादा। और पाकिस्तान ने पास के अंदर ये किया है कि जहाँ पे जल्दी आउट करना चाहिए टीमों को 50, 60, 70 रन एक्स्ट्रा करा देते हैं। और बैटिंग का तो चीजें हमारे सामने है कि बिल्कुल इशू रहा है, क्योंकि एक्सक्यूज से बाहर नहीं निकलते, अपनी गेम पे उस तरह काम किया नहीं होता, ठीक है, और अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहते, अपने टेम्परामेंट पे, डिसिप्लिन ऑफ द गेम पे काम नहीं होता। और इसकी जिंदा मिसाल ये है कि पाकिस्तान ऑलरेडी जो है टेस्ट क्रिकेट जो है उनको दुनिया से कम मिलती है और 4डे क्रिकेट में भी थी नहीं। तो आप देखेंगे कुछ प्लेयर तो एक आधा मैच डोमेस्टिक का खेलने गए हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस भी की है, ये अच्छी बात है, अपने आप को बेस्ट चांस दे रहे हैं टेस्ट मैच से पहले। लेकिन कुछ प्लेयर आज भी नहीं गए, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जिस मुल्क में क्रिकेट कम हो रही है, टेस्ट मैचेस कम मिलते हैं, उस पे आपके पास अगर 1-2 ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, 4डे क्रिकेट का मैच है, तो वो अवेल करना चाहिए। इस यही आपका डेडिकेशन जो है टुवर्ड्स योर गेम, टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर कंट्री शो करती। तो और आपके जो मेन प्लेयर्स हैं टीम के अंदर, उनकी भी फॉर्म, लेट्स नॉट डिस्कस के कितनी इनिंग्स में उन्होंने कितने स्कोर बनाए हैं, इसमें नहीं जाते। लेकिन कोई ऐसा सिंगल आउट प्लेयर नजर नहीं आता है पाकिस्तान टीम के अंदर कि जिस पे इंसान टेस्ट टीम में बैंक कर सके। हाँ, सऊद शकील एक ऐसे प्लेयर है हु कैन प्ले स्पिन वेल, ही इज क्विक ऑन हिज फीट्स, अच्छी स्वीप शॉट मारते हैं, रिवर्स स्वीप का ऑप्शन उनके पास मौजूद है। तो वो एक ऐसे बैट्समैन है जिन पे आप कह सकते हैं कि हाँ यार, यू एक्सपेक्ट हिम टू बी कंसिस्टेंट एटलीस्ट। लेकिन बाकी कप्तान से शुरू करके नीचे तक कोई इस तरह का बैट्समैन मिलता नहीं है जिस पे आप कहें कि यार वी आर बैंकिंग ऑन हिम। सो इकट्ठे मिल बांट के करना पड़ेगा। जी गॉट इट अहमद। अच्छा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और हमने ये नोटिस किया कि अदरवाइज आप बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन आज आप भी बहुत कुछ ज़्यादा मायूस नजर आ रहे हैं एक्चुअली। लेट्स जस्ट पुट इट, वैसे धीमे धीमे थे, धीमे नजर आ रहे हैं। वी आर नॉट यूज्ड टू यू बीइंग लाइक दैट। तो हम ज़रा लो होते हैं तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी एनर्जी ज़रा हाई होगी। सो वी कैन ऑल होप फॉर आवर टीम, आई गेस। हाँ जी, और आज 2:30 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है DG ISPR की, उसमें बहुत से हक़ाइक़ और वेटिंग फॉर इट। और दैट्स इट, वी आर गोना सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय।